जय हिंद डियर स्टूडेंट, फोर्थ डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। डियर स्टूडेंट, आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स सारे बच्चे हमें लगातार कमेंट करते रहते हैं कि सर मॉडर्न इंडिया पे नए नए टॉपिक्स पर आप जल्दी से जल्दी लेक्चर बनाइए। तो डियर स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चरों में 1857 के रिवोल्ट्स पर हमने बहुत अच्छे से आपको उस पर समझाया है कि कैसे यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछता है। पार्टीशन ऑफ बंगाल हमने बहुत अच्छे से उसको आपको समझाया है। अब उसी के आगे उसी कड़ी में कुछ इंपॉर्टेंट्स जो मूवमेंट्स या उनसे रिलेटेड बहुत सारे आप फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया अगर देखते हैं मॉडर्न इंडिया का, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ 1857 के रिवोल्ट से 1947 तक की सारी घटना इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट, तो आज हम चर्चा कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। ये टॉपिक्स हमारे बीच में रहेंगे जिसमें मुस्लिम लीग को पढ़ेंगे, मुस्लिम लीग एस्टेब्लिशन के बारे में, पार्लियामेंट और रिफॉर्म्स पढ़ेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट मूवमेंट था। मूवमेंट के अकॉर्डिंग ये काउंसिल एक्ट था जिसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पर डाला था। फिर उसके बाद लखनऊ पैक्ट बहुत जुड़ा हुआ है, और होम रूल मूवमेंट जो हिंदुस्तान के इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स में एक माना जाता है। देखो, ये मुस्लिम लीग की सारी कहानियाँ जुड़ी हुई पाकिस्तान रिफॉर्म्स से जुड़ा हुआ, पार्लियामेंट ऑफ रिफॉर्म्स जो है हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है, खासकर ये जो मुस्लिम इलेक्ट्रल सिस्टम है उससे जुड़ा हुआ है। लखनऊ पैक्ट मैंने सूरत स्प्लिट आपको पढ़ा चुका हूँ पार्टीशन ऑफ बंगाल के समय, तो उससे कोरिलेटेड करता हूँ। होम रूल मूवमेंट हिंदुस्तान के इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स में से एक माना जाता है। डियर स्टूडेंट, तो आइए शुरुआत करते हैं हम इन टॉपिक्स के, और मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से बताना चाहूँगा। जो भी बच्चे आप यूपीएससी की तैयारी करें, इन लेक्चरों को बहुत अच्छे से आप देखें, बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे ऐसे ही हम लेक्चर तैयार कर रहे हैं कि कैसे एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते, क्योंकि एनसीईआरटी बेस पर हमने ये सारे लेक्चर्स तैयार किए। यूपीएससी आपके एनसीईआरटी बेस पर क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। तो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 की ये तस्वीर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, जब मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश हुआ था। ये इंपॉर्टेंट लीडर है। तो मुस्लिम लीग के पीछे की कहानी बहुत अलग है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे, क्या था, क्यों था, ऐसा सारी चीज़ें। तो इसमें हम देखेंगे कि सर सैयद अहमद खां, नवाब सलीमुल्लाह खां, प्रिंस आगा खां सारे इस फोटो में दिख रहे हैं, इन्होंने इसकी एस्टेब्लिशन किया था। तो फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906 पूरा एक के बाद एक कड़ी। तो इसके पीछे जो इसके फाउंडर्स थे वो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, उनके बारे में हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो हम सारी चीज़ों को एक एक करके सारी चीज़ समझते हुए चलते हैं। डियर स्टूडेंट, अर्ली जेनेसिस ऑफ द पार्टी कैन बी फाउंड इन द आफ्टरमैथ ऑफ लिटरेरी मूवमेंट लीड बाय सर सैयद अहमद खान। डियर स्टूडेंट, ये नाम आपको अच्छे से थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान वो व्यक्ति थे जिन्होंने मुस्लिम्स के लिए पहली बार मॉडर्न एजुकेशंस की बात की थी। इनका कहना था कि मुस्लिम इतने जो बैकवर्ड है उसका कारण है कि आज भी हम पाश्चात्य यानी पुरानी है मदरसे, कुरान और वॉट एवर हदीस वगैरह की जो इनकी शिक्षा, इसी को हम मानते रहे, कोई मॉडर्न एजुकेशन हमने अडॉप्ट नहीं किया। इसलिए अगर देखा जाए तो भारत में उस समय जो मुस्लिम आबादी है वो बहुत इलिटरेट थी, अशिक्षित थी बाकी आबादियों के कंपैरिजन में। तो सर सैयद अहमद खान ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने, हम पढ़ते कि उन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट से रिलेटेड रहे, और 1886 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। पहले स्कूल होता, फिर कॉलेज बनता, और आगे जाके ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, जो 1920 में बनता है। तो सर सैयद अहमद खान मॉडर्न थिंकर्स, एक सोचने वाले विचारधारा थे, कैसे समाज को चेंज किया जाए। तो सर सैयद अहमद खान इंपॉर्टेंट पर्सन है, इन्हीं से इंस्पायर्ड होकर आगे जो है वो मुस्लिम लीग आता है। लेकिन ये याद रखना, सेक्युलर पर्सन थे, सभी धर्मों में विश्वास करते रहे, लेकिन आगे जाके ये अंग्रेज़ों के दबाव में आकर और उनसे कुछ पॉलिटिकल फ़ायदे मिलने के कारण ये एज ए कम्युनल हो जाते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने फिर मुस्लिम लीग फाउंड करने के लिए बोला था। His educational work and political activism inspired Muslim elites to support Muslim League. Sir Syed Ahmad Khan originally founded the All India Muhammad Education Conference in 1886 to impart Western education, especially science and
लिटरेचर अमॉन्ग इंडियन मुस्लिम। देखो ये सारी चीज़ वही याद रखना, 1886 में ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1886 यहीं पर एस्टेब्लिशन हुआ था मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो आगे मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो ये इंपॉर्टेंट तस्वीर रही रिलेटेड। अब आगे जाके द कॉन्फ्रेंस इन एडिशन टू जनरेटिंग फाउंड्स फॉर द खान्स मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज मोटिवेटेड मुस्लिम इलाइट propose expansion of the education uplift always known as Aligarh Muslim University, or Nawab Salimullah Khan published detailed scheme through which he suggests the party to be named All India Muslim Conference। ये जो आगे जाके सारी बात होती है कि एक जो मैं इसके पीछे की जो कहानी बताना चाहता हूँ वो था कि 1905 में मैंने पार्टीशन ऑफ बंगाल बताया था, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों साथ में मिलकर अंग्रेजों का उन्होंने बायकॉट किया था। अंग्रेज इस चीज़ को जानते थे, अगर ये दोनों एक साथ आ गए तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लॉर्ड मिंटो उस समय भारत के लॉर्ड मिंटो सेकंड जो थे भारत के उस समय वाइसरॉय हुआ कर, उनको लगा कि कैसे ना कैसे इनको तोड़ा जाए। तो हुआ ये कि जब 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, उसमें सारे लीडर्स जो तमाम थे वो सब धर्मों के थे, लेकिन अंग्रेजों ने बोला ये सारे हिंदू लीडर्स हैं। तो जो मुस्लिम कुछ लीडर्स हैं, लॉर्ड मिंटो उनसे स्पेशली मिले और उनको बोला कि अगर चलो हम आपको स्वराज भी दे देंगे तो ज़्यादा ज़्यादा किसको मिलेगा, सारी चीज़ें किसको मिलेगी, हिंदुओं को मिलेगी। और हमने पार्टीशन ऑफ बंगाल तो आपके लिए किया है, जो ईस्टर्न बंगाल है वो तो आपका बहुल क्षेत्र और उसको हमने अलग एडमिनिस्ट्रेशन बेस पे किया था, तो फायदा आपको मिलेगा। ऐसी बहकी बातें अंग्रेज भारतीयों के सामने करते हुए डिवाइड एंड रूल में आपको बता ही चुका, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वो चलाते थे और इसके तहत उन्होंने जो मुस्लिम लीडर उस समय के थे उनको अपनी तरफ कर लिया। तो आप देखोगे 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल होता और एक साल बाद ही 1906 में क्या हो जाता, मुस्लिम लीग बन जाता। तो उसका नाम सजेस्ट किया ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ये सारी चीजें। अब आगे आगे द नेम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज प्रपोज बाय सर आगा खान थर्ड, ये प्रिंस आगा खान है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अपॉइंट इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट, द लीग कॉन्स्टिट्यूशनल वॉज फ्रेम्ड इन 1907 इन कराची, याद रखना ये कॉन्फ्रेंस के बाद में प्रेसिडेंट बने थे। 1906 में मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश हो चुका है। द इनिशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ लीग वेयर फॉलोज टू प्रमोट अमंग मुस्लिम लॉयल्टी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, ये कोई भारत को आजाद कराने के लिए एस्टेब्लिशन नहीं हुआ, मुस्लिम लीग का एस्टेब्लिशन हुआ हम ब्रिटिश अथॉरिटी के प्रति लॉयल रहेंगे, मतलब महारानी के प्रति, और इसके बदले में ब्रिटिश क्या करेंगे, हमें पॉलिटिकल राइट्स देंगे, जो आगे आगे पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स में हम पढ़ेंगे। तो ये आप सोचो कि ये एक तरह से गठबंधन हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि जो कांग्रेस है उसको बना दिया अंग्रेजों ने हिंदुओं की पार्टी हो गई, और मुस्लिम लीग जो हक के लिए मुसलमानों के लिए गए उसको उन्होंने उनके प्रपोजल में क्या रखा, मुस्लिम लीग है कि हम ब्रिटिश के प्रति लॉयल रहेंगे। टू प्रोटेक्ट एंड एडवांस द पॉलिटिकल राइट ऑफ द मुस्लिम, हम हमेशा मुस्लिम्स के लिए उनके पॉलिटिकल राइट्स की क्या करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, उसको उनकी डिमांड करेंगे। द प्रिवेंट द राइज अमॉन्ग द मुस्लिम ऑफ एनी फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स अदर कम्युनिटीज विदाउट प्रिजाइड्स अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द लीग। तो जहां भी मुस्लिम कम्युनिटी के हक की बात होगी हम सबसे आगे रहेंगे और उनके हक की हमेशा लड़ाई लड़ेंगे, दूसरी कम्युनिटी से ज़्यादा उनको हम क्या करेंगे, राइट से लाएंगे। ये सारी बातें मुस्लिम लीग ने अपने प्रपोजल में रखते हैं। आप सोचो ये सारी चीज़ें चल रही थी। 1906 में मुस्लिम लीग प्रिंस आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह खान, इन्होंने एस्टेब्लिश कराची अधिवेशन में प्रेसिडेंट आगा खान ने नाम सजे, सारी चीज़ें हो गई। अब हुआ ये कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। मार्ले साहब और मिंटो साहब, आप मैं बता दूं, मार्ले जो भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और मिंटो साहब जो भारत के वायसरॉय हैं, ये दोनों देख लीजिए आप। ये दोनों लोग ने कम्युनल इलेक्टोरल जो सिस्टम हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस किया एज ए पॉलिटिकल, मैं आपको बताना चाहूँगा एज ए पॉलिटिकल हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में जो एक खाई इन्होंने बनाई थी आगे जाके पाकिस्तान के रूप में
बनती है डियर स्टूडेंट्स। मतलब ये एक छोटी सा, अंग्रेजों को बहुत सारी चीज़ें जब मैं पढ़ाता हूँ तो बताता हूँ बच्चे, उनका जो दिमाग है वो आने वाले 50 ईयर्स के पहले की आज पूरी प्लानिंग करते थे कि आने वाले 50 साल में हम क्या करेंगे। ये 1905 में पार्टीशन बंगाल को अलग से बांग्लादेश उठा के या ईस्ट पाकिस्तान नहीं दिया था, ये उठा के उन्होंने दे दिया था उस समय भी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब इसमें क्या था, देखो मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश करवा लिया, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो यहाँ देंगे, क्योंकि मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज की मांग कर रहे थे, जबकि उनको फाउंड ही किसने करवा दिया कॉलेज। ये जो मुस्लिम लीग फाउंड करवाने के पीछे किसका हाथ था, लॉर्ड मिंटो का हाथ था। तो अब देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में क्या है। इन व्यू ऑफ द sitting unrest and trouble in India, Viceroy Lord Minto and the Secretary of State John Marley introduced a scheme for the reform of the legislative councils। नाम है कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसमें रिफॉर्म्स करेंगे। पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, द स्टेटस वाज ऑफिशियली कॉल्ड द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, popularly known Marley Minto reforms। The main provision of the act were as the follow। क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट देखेंगे, इंट्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट ऑफ द सिस्टम सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ये चीज़ें याद रखना, ये चीज़ें कई बच्चे इसमें बार बार कंफ्यूजन होते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम क्या होता है। बता दूं, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम स्टार्टिंग में इन्होंने सिर्फ मुसलमानों के लिए था, है ना, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए दिया। ये क्या था, भारत के जो ईस्टर्न जो इन्होंने बंगाल बनाया था, यानी कि जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा थी, और जो पंजाब है, जो पाकिस्तान वाले जो आज के क्षेत्र है, उस समय वहाँ भी मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा थी। इन्होंने इनका कहना था कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यानी मुस्लिम इलाका जो ज़्यादा मेजोरिटी वहाँ है, वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली में जो कैंडिडेट होगा वो मुस्लिम ही होगा, और उसको वोट देने का राइट भी किसका होगा, मुस्लिम का ही रहेगा। यानी पॉलिटिकल राइट तरीके से इन्होंने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। इसका विरोध किसने किया, कांग्रेस ने किया कि नहीं, इस सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम हमारे देश में नहीं रह सकता, क्योंकि हिंदू मुस्लिम तो एक साथ हैं। लेकिन यहाँ वास्तव में इस डिमांड को मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट भी कर लिया, अंडर विच ऑल मुस्लिम वर ग्रुप्ड इन सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज फ्रॉम विच मुस्लिम कैंडिडेट alone could be elected। यहां से सारे इलेक्टेड होना स्टार्ट हो गए। मेजोरिटी ऑफ द नॉन ऑफिशियल, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, नॉन ऑफिशियल मेंबर। देखो उस समय नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो थे इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, हाउएवर द ऑफिशियल मेजोरिटी वाज रिटेन ऑफ द सेंटर्स। तो जो प्रोविंशियल में थे, प्रोविंशियल असेंबली में थे, नॉन ऑफिशियल्स मेंबर वो होते जैसे जमींदार्स, ठीक है ना, और जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो अंग्रेज उनको मानते थे, तो इनको चुना जाता है। इनकी जो संख्या है वो बढ़ाने की बात की गई। द सेपरेट इलेक्टोरल मुस्लिम वाज द मोस्ट नेगेटिव प्रोविजन ऑफ मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। द रिफॉर्म सेटिस्फाइड नाइदर द मॉडरेट नॉर द एक्सट्रीमिस्ट एंड INC एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूव टू इट एट लाहौर सेशन 1909। ना तो इसको गरम दल ना ही नरम दल के लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, और INC इंडियन नेशनल कांग्रेस लाहौर सेशन 1909 में इसमें बड़े स्तर पर इसका विरोध किया गया, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम लीडर अभी भी कांग्रेस के साथ थे। उन्होंने भी इसका बहिष्कार किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे तो हम आगे जाके क्या हो जाएंगे, अलग हो जाए। इससे क्या हुआ, जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में और पॉलिटिकल जो दिक्कत है वो आना स्टार्ट हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें चलना स्टार्ट हो गई। तो याद रखना, मार्ले मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल सिस्टम इन इंडिया कहा जाता है। ये सांप्रदायिक जो इलेक्ट्रोल सिस्टम है उसका पिता मिंटो को कहा जाता है, जो बहुत बड़ी दिक्कत थी। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में मैंने पार्टीशन ऑफ बंगाल जब पढ़ाया था, तो वहाँ सूरत स्प्रिट आपको पढ़ाया था मैंने, और ये लखनऊ पैक्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स आपको पढ़ाया, मुस्लिम लीग पढ़ाया, उन्हीं से रिलेटेड कि क्या हुआ कि ये जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म में सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम की जो डिमांड थी, इसको कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ इस लखनऊ पैक्ट जो हम पढ़ेंगे, लखनऊ पैक्ट की कुछ तस्वीरें जो इंपॉर्टेंट थी और उस पर साइन वगैरह सारी चीज़ें रही है जो इंपॉर्टेंट रही। तो ये दो चीज़ हुई लखनऊ पैक्ट में, लखनऊ पैक्ट हुआ और एक लखनऊ मर्जर हुआ। लखनऊ मर्जर किसके साथ होता है, ये होता है कांग्रेस के साथ। कैसा, मैं आपको बता दूं 1907 में क्या होता है, सूरत स्प्लिट हम पढ़ चुके हैं डियर स्टूडेंट। सूरत स्प्लिट में क्या हुआ था, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स क्या हुए, दोनों अलग हो गए। ये वापस आके लखनऊ सेशन में एक साथ आ जाते हैं। दूसरा, जो मुस्लिम लीग अभी तक अलग थी, वो लखनऊ सेशंस में
समझौते के तहत कांग्रेस उनकी सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम की डिमांड को मान लेती है और बाकी उन्होंने फिर तय करते कि हमारे मुद्दे जो ब्रिटिश के खिलाफ रहेंगे वो एक साथ उठाएंगे। इसके पीछे बहुत सारे कारण भी थे कि ऐसा क्यों हुआ था। तो आइए हम देखते हैं लखनऊ पैक्ट के बारे में। द लखनऊ सेशन ऑफ 1916, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये लखनऊ में उसके जो प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजूमदार थे, was especially in many respect the firstly this sessions brought the moderate and extremist Congress on common platform again after nearly a decade, particularly due to efforts of Annie Besant। याद रखना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक इनके बहुत ज़्यादा एफर्ट्स रहा, इनको एक मंच पर लागे लगभग एक डिकेड यानी 1907 में अलग हुए और आप देखो 1960, मतलब आप ये मान के चलो कि 10-12 साल लग गए थे इनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आने में। सेकेंडली कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग साइन द हिस्टोरिकल लखनऊ पैक्ट। देखो ये साइन हुआ और ये एक अच्छा था कि एक भारत की दो बड़ी पार्टी एक मंच पर आ रही थी ब्रिटिश को अपोज करने के लिए, ठीक है। द मेन क्लॉजेस ऑफ द लखनऊ पैक्ट, ये हैं जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहां से बनते डियर स्टूडेंट। क्या क्या क्लॉजेस थे इनके पीछे। देयर शैल बी सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया, इनकी डिमांड थी कि हम अपनी गवर्नमेंट की बात करें क्योंकि स्वराज की मांग कर रहे थे। मुस्लिम शुड बी गिवन 1/3 रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि आप देखो सेंट्रल गवर्नमेंट में 1/3 की इन्होंने मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम के अकॉर्डिंग इनको मानना पड़ता था। नेक्स्ट शेयर शुड बी सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर ऑल द कम्युनिटीज अंटिल ए कम्युनिटी डिमांड्स फॉर ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स। देखो सभी कम्युनिटी के लिए क्या रहेगा? सेपरेट इलेक्टोरेट रहेगा। सिस्टम ऑफ वेटेज शुड बी एडॉप्टेड, सभी का उन्होंने कम्युनिटी के बेस पे वेटेज को एडॉप्ट कर लिया। द नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड बी इंक्रीज टू 150। इनका कहना था कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर कितने इंक्रीज होना चाहिए? 150 होना चाहिए। इनको ये भरोसा था कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय लोग रहेंगे, ऐसी डिमांड इसमें की जाती। और क्या था? एट द प्रोविंशियल लेवल 4/5 ऑफ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड बी इलेक्टेड एंड 1/5 शुड बी नॉमिनेटेड। इनका कहना था कि इसमें 4/5 इलेक्टेड होना चाहिए, जो प्रोविंशियल लेवल है, जो प्रांत की सरकार है वहां पर, और 1/5 क्या होना चाहिए? नॉमिनेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव शुड नॉट बी लेस देन 125, से कम नहीं होना चाहिए प्रोविंस की लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी वहां की विधानसभा में। द मेजर प्रोविंस एंड फ्रॉम 50 to 70 इन द माइनर प्रोविंस, ठीक है ना। मेजर में 125 से कम नहीं होना चाहिए और जो माइनर प्रोविंस है उसमें 50 और 75 से कम नहीं होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए। ये भी डिमांड थी उनकी। नेक्स्ट, ऑल मेंबर एक्सेप्ट दूज नॉमिनेटेड वर टू बी इलेक्टेड डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। देखो एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब वयस्क मतदाता के आधार पर चुनाव होना चाहिए। आप ऐसे किसी को नॉमिनेटेड कर दे तो वो गलत है, इनका डिमांड रही आगे। उसके बाद इंडियन काउंसिल मस्ट बी एबोलिश, जो इंडियन काउंसिल चल रही, जो 1858 से उन्होंने स्टेब्लिश किया था, उसको खत्म कर देना चाहिए, वो किसी काम की नहीं है। द सैलरीज ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स शुड बी पेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट नॉट फ्रॉम इंडियन फंड्स। हम इन लोगों को सैलरी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया या इनको हम ये जो इनको सैलरी हम क्यों दें साहब? ये हमारे फंड से क्यों दिए जाए? इंडियन फंड से। ये काम जो ब्रिटिश के लिए करते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट ने इनको रिप्रेजेंट किया है, तो वहाँ की फंड से इनको पैसा दिया जाना चाहिए। ये इनकी इंपॉर्टेंट डिमांड्स लखनऊ पैक्ट में साइन होती है। अब लखनऊ पैक्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखना, वो कंप्लीट अप्रूवल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम को क्या कर लेते हैं? वो अप्रूवल दे देते हैं, इसको मान लिया जाता है। सिक्योरिटी ऑफ मुस्लिम राइट्स एंड इंटरेस्ट, उनके राइट्स की बात मान ली जाती है कि हम हमेशा आपके राइट्स की बात करेंगे। मुस्लिम लीग सेपरेट स्टेटस, उनको देखो अब स्टेटस भी मिल जाता है यहाँ पर। कैसा स्टेटस? क्योंकि कांग्रेस एक अलग पार्टी, मुस्लिम लीग एक अलग पार्टी हो जाती है। और इंक्रीज द फेम ऑफ कायदे आजम। ये कायदे आजम कौन है साहब? ये कायदे आजम है मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना के कॉन्सेप्ट के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि कायदे आजम जो है मुस्लिम लीग में जो साथ में आए, वो उसका रुतबा बढ़ जाता है। उस समय नए नए थे, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखना है। ये लखनऊ पैक्ट के बाद सारे फायदे किसको हो रहे हैं? मुस्लिम लीग को हो रहे हैं। नेक्स्ट, अब इसके बाद की जो कड़ी है कि हिंदुस्तान में उस समय लखनऊ पैक्ट हुआ, अच्छी बात है। होम रूल मूवमेंट में आपको दो तस्वीर आपको दिख रहे हैं, एनी बेसेंट्स, बाल गंगाधर तिलक।
एनी बेसेंट के बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा करूँ। देखो एनी बेसेंट जो थी आयरिश लेडी थी और भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी जो आप जानते हैं उनको लीड करने या उसका प्रचार करने भारत आई थी। उनको भारत अच्छा लगा तो फिर यहीं रुके। उन्होंने हिंदू कॉलेज वगैरह इनकी इस्टेब्लिशन किया, बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने कुछ समय बाद फिर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अपना होम रूल मूवमेंट के लिए जानी जाती है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में आप सब जानते हैं, जिनको लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। आगे और चर्चा करेंगे हम इनके बारे में। देखो होम रूल मूवमेंट इन इंडिया 1960, ये याद रखना 1916 में ये मूवमेंट भारत में स्टार्ट होता है। द होम रूल मूवमेंट वॉज द इंडियन रिस्पॉन्स टू द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड रिप्रेजेंट द इमरजेंस ऑफ न्यू ट्रेंड ऑफ एग्रेसिव पॉलिटिक्स। आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट, मतलब फर्स्ट वॉर चलता रहता है, स्टार्ट तो 1940 में ही हो जाता है, ठीक है ना। तो 1940 से लेकर ये आप देखो 1918 तक चलता है, ठीक है। तो इसके बीच में पूरे विश्व में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, ठीक है। तो एक और दूसरा एक नया ट्रेंड आ जाता है, एग्रेसिव पॉलिटिक्स। बिल्कुल नहीं, अब अंग्रेजों का हम क्यों सहें। तो आयरिश लेडी थी, मैं बता दूं ये आयरिश लेडी का संबंध इससे जो है इनका था, क्योंकि एनी बेसेंट जो आयरलैंड से थी, वो आयरलैंड कभी ब्रिटेन से होम रूल मूवमेंट, मतलब इसका मतलब स्वराज ही होता है, लेकिन थोड़ी सी इसमें एग्रेसिव पॉलिटिक्स होती है, यानी कि आंदोलन करने के तरीके थोड़े से एग्रेसिव होते हैं आपके। तो इनका कहना था कि जैसे होम रूल मूवमेंट आयरलैंड में चला था, वो मूवमेंट भारत में भी चलना चाहिए, एकदम स्वराज की तरह ही होता है। तो एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक प्रूव टू द पायनियर्स ऑफ दिस न्यू ट्रेंड। देखो ये इसके अग्रदूत कहे जाते हैं दोनों न्यू ट्रेंड्स। एनी बेसेंट हु हैड जस्ट ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस presidized the Congress to admit the extremist consist efforts secured them their re-entry in December 1915. However, she failed to get the Congress approved for her scheme for Home Rule League. ये कांग्रेस को ज्वाइन भी कर लेती, लेकिन कांग्रेस ने इनकी जो अप्रूवल है, यानी इनका जो होम रूल है उस पर साथ नहीं दिया। तो फिर इन्होंने क्या कर लिया, अलग हटके अपना मूवमेंट स्टार्ट करना प्रारंभ कर दिया। तो एनी बेसेंट ने उनके जो देखो इसमें जो न्यू उनके पूरे बारे में लिखा रहा है कि नो फिलोसॉफी नो रिलीजन हैज एवर ब्रॉट टू ग्लेड ए मैसेज टू द वर्ल्ड एज दिस गुड न्यू ऑफ ए थिंग्स, है ना। तो उनका कहना था कि पूरे विश्व में कुछ नई क्रांति आना चाहिए, ठीक है। तो द डिफाइन द कैंपेन फॉर होम रूल began with the publication of weekly The Commonweal and 2 जनवरी 1940। देखो इनके जो एनी बेसेंट है उनके न्यूज़पेपर है कॉमनवेल, ठीक है। तो उनमें अनाउंस कर दिया उन्होंने 1914 को। तिलक स्टार्टेड इंडियन होम रूल लीग इन 19 अप्रैल 1960 एंड 5 months लेटर इन सितंबर मिसेस एनी बेसेंट ने स्टार्ट कर दिया स्टार्टेड होम रूल लीग, ठीक है। तो ये पुराना था, यहाँ से स्टार्ट करने की बात थी, लेकिन सबसे पहले तिलक साहब ने नॉर्थ इंडिया में खासकर महाराष्ट्र वगैरह में स्टार्ट किया, फिर एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया। तो हम आते हैं, देखो तिलक साहब आपको दिख रहा है स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई विल हैव इट। देखो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा। ये बात भारतीय राजनीति में एक बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है कि वास्तव में हमारा राज्य शिवाजी महाराज का स्वराज्य और बाल गंगाधर तिलक उन्हीं से इंस्पायर थे। इनके बारे में जितनी चीज़ कही जाए उतनी कम है, ठीक है। देखो बाल गंगाधर तिलक भारतीय राजनीति के ऐसे योद्धा माने जाते हैं जो कांग्रेस में इतना रुतबा था इनका, लेकिन कभी भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट कभी नहीं बने, ना ही कभी इनको वो चीज़ रही, इसलिए इनको बिना ताज का बादशाह भी कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जो बिना ताज के ही अपने आप में बहुत कुछ था। इनके बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर है भी सही। देखो इनके दो न्यूज़पेपर थे, केसरी और मराठा। केसरी जो था, ठीक है, वो इंग्लिश में छपता था, जो केसरी था मराठी में छपता था, और जो मराठा था वो इंग्लिश में छपता था। बहुत इंपॉर्टेंट जो इनके न्यूज़पेपर जो अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बातें बोली जाती थी। इन्हीं कारण इनके सेडिशन एक्टिविटी के कारण इनको हमने पढ़ा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद इनको 6 सालों के लिए मांडले जेल भेज दिया गया था। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव है,
गणपति उत्सव जो आप बड़े धूमधाम से मनाते हैं, इनकी शुरुआत वास्तव में बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में की थी और शिवाजी उत्सव 1895 में, ताकि सारे भारतीय एक जगह इकट्ठा होकर अपने धर्म के प्रति जागरूक रहे। और लेकिन पीछे कारण था सब लोगों में ब्रदरहुड, भाईचारा बना रहे। तो आप देखेंगे आज भी महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया जाता है, लेकिन फिलहाल कोरोना कारण बड़े बड़े सारे आयोजन टाल दिए गए। तो इसकी शुरुआत वास्तव में बाल गंगाधर तिलक करते हैं। ये एक बुक लिखते हैं गीता रहस्य, ये वास्तव में आर्यंस, ओरिजिन ऑफ द आर्यंस के बारे में बताते हैं। इनका कहना था कि आर्यन जो नॉर्थ पोल से भारत आए थे, तो इनका इस पर पूरा वो था। देखो तिलक साहब के बारे में इनको बहुत ज़्यादा 1908 में इनको अरेस्ट किया गया था, सेडिशन चार्ज के खिलाफ राजद्रोह का आरोप लगा दिया गया था और इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता था। वैलेंटाइन शिरोल ने कहा कि भारत में अगर अशांति का कोई व्यक्ति है तो बाल गंगाधर तिलक के। बाद में केस लड़ने के लिए लंदन गए थे, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई और इनके जीवन से बहुत सारी चीज़ें हुई। देखो कई बार जेल गए, लेकिन एक चीज़ थी कि भारत को आज़ाद करवाएंगे और बड़ा एक सपना था। बाकी में ऐसा बोला जाता है कि भारतीय क्रांतिकारियों में एक ऐसा व्यक्ति जिसने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, ठीक है, तिलक साहब। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीज़ बाल गंगाधर तिलक के बारे में जितना बोला जाए ये सब कम है। एक तरह से महात्मा थे, ठीक है। याद रखना ये इनकी जब डेथ हुई थी तब इनको माना जाता, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक साहब को इनको जलाया नहीं गया था, इनको समाधि दी गई थी और इनके नाम पर स्वराज फंड बनाया गया था। तो एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने भारतीय क्रांति में एक बोला जाए कि एक ऐसा मूवमेंट कि नहीं अब हम कब तक इस अंग्रेजों की दास्ता को झेल सकते, हमें अब लड़ना चाहिए। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी रहे तिलक साहब। तो इनके होम रूल के बारे में हम देखते हैं। तिलक होम रूल लॉन्च एट द बॉम्बे प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट Belgaum in April 1916 was organized into 6 branches. Tilak launched propaganda in favor of home rule through newspaper Maratha और केसरी। देखो बड़े स्तर पर इन्होंने पूरा प्रोपोगेंडा कैसे क्या रहेगा सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी। ही पब्लिश पंपलेट इन कन्नड़, गुजराती, मराठी एंड इंग्लिश। देखो पंपलेट के जरिए उन्होंने क्या किया, प्रचार प्रसार कर दिया इन भाषाओं में, कन्नड़, गुजराती, मराठी एंड इंग्लिश। द डिमांड्स इंक्लूडेड स्वराज, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट एंड एजुकेशन इन वर्नाक्यूलर्स। ये चीज़ें याद रहे, लिंग्विस्टिक स्टेट्स यानी भाषा के आधार पर उन्होंने, देखो न्यूज़पेपर जो कन्नड़ वाला क्षेत्र तो कन्नड़ पंपलेट रहेंगे, गुजराती तो क्योंकि सब बॉम्बे प्रोविंस के हिस्से थे, तो सब जगह अलग अलग भाषा में जैसे लोग समझे, लिंग्विस्टिक स्टेट की बात की थी। और वर्नाक्युलर शिक्षा जो लोकल भाषा में दी जानी चाहिए, कोई उन पर कोई दूसरी भाषा ना थोपी जाए। ऑन 3 जुलाई 1960 तिलक 60 उनका जो बर्थ था, 60 birth, British served him the notice asking him to show cause how they should not be bound or for good behavior and demand security of 60,000। सोचो अंग्रेजों को लगता था ये व्यक्ति बहुत तेज चल रहा है, हमारे कहने पर या हमारी चीज़ों को नहीं मानेगा, तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया, उन पर 60,000 का जुर्माना ठोक दिया। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ जो न्यूज़पेपर छप रहे हैं वो हमारे खिलाफ है। फिर उसके बाद डिफेंडेड करने के लिए उन्होंने उनका लॉयर जो रखा मोहम्मद अली जिन्ना को रखा। याद रखा, जिन्ना एक तरह से वकील बहुत अच्छे थे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद एनी बेसेंट्स का हम होम रूल पढ़ेंगे। तो एनी बेसेंट हैड कम टू इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार और आप थोड़ा सा देख लीजिए इसमें। इन 1893 टू वर्क फ्रॉम द थियोसॉफिकल सोसाइटी शी हैड सेट अप हर हेडक्वार्टर्स एट अडियार नियर मद्रास। ये चीज़ें याद रखना, अडियार एक जगह है जहाँ पर मद्रास में स्टेब्लिशन किया था। एनी बेसेंट होम रूल लीग वॉज फॉर्मली inaugurated in September 1960 at Madras with George Orendale as the organizing secretary। जॉर्ज ऑरेंडले उनके ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी थे, उनकी हेल्प से इन्होंने सितंबर 1960 में, याद रखना अप्रैल 1916 में तिलक साहब का हुआ और सितंबर 1960 में एनी बेसेंट का स्टार्ट हो गया। मोस्ट ऑफ द लीग वर्क वॉज कैरिड बाय एनी बेसेंट एंड हर लेफ्टिनेंट्स अरुंडे, सीपी रामास्वामी एंड बीपी वाडिया। ये सब उनके साथ थे। ये देखो फोटो में दिख रहे हैं, ये बीपी वाडिया साहब है, एनी बेसेंट है और ये जीएस ऑरेंडले है। इनके सहयोग से उन्होंने पूरा स्टार्ट कर दिया था मूवमेंट। ये उनके अधिवेशंस के वगैरह के फोटो है। द गवर्नमेंट ऑफ मद्रास इन जून 1917 कम विथ
द डिसीजन ऑफ प्लेस मिस्टर एनी बेसेंट हर एसोसिएट बीपी वाडिया एंड जॉर्ज ऑरेनले अंडर अरेस्ट। देखो उनको गतिविधि बहुत बढ़ रही थी, बहुत तेज थी, क्योंकि एग्रेसिव पॉलिटिक्स भी था इसमें, इसलिए इनको अरेस्ट कर लिया। दिस लेड टू नेशन वाइड प्रोटेस्ट। सर एस सुब्रमण्यम अय्यर रिनाउंस हिज नाइटहुड प्रोटेस्ट। देखो उनको जो नाइटहुड का उपाधि थी सर एस सुब्रमण्यम, उन्होंने वापस लौटा दी इसके प्रोटेस्ट में। तिलक एडवोकेट पैसिव रेजिस्टेंट टू AICC मीटिंग इन जुलाई 1970। AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में इन्होंने बात रखी। एंड गांधी सजेस्ट टू कलेक्शन ऑफ सिग्नेचर ऑफ 1000 न्यू विलिंग ऑफ डिफे द इंटरमेंट ऑर्डर्स एंड मार्च टू बेसेंट्स प्लेस ऑफ डिटेंशन। देखो हमें क्या करना चाहिए, गांधी जी आ चुके थे पॉलिटिक्स में, तो उन्होंने कहा 1 लाख सिग्नेचर करके किसको देना चाहिए, गवर्नर्स को देना चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए, मार्च करना चाहिए, ठीक है, जहां पर वो अरेस्ट है। तो इसका फिर बाद में फायदा भी हुआ, ठीक है। लेकिन एक तरह से आप देखा जाए तो जो फायदा होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आगे आके अंग्रेज क्या होते हैं, इस चीज से डरने के बाद थोड़ा सा चीजों को मान लेते। आफ्टर मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन, क्योंकि मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन हो जाता है, वो बोलते कि हम आने वाले कुछ समय में आपको स्वराज देंगे, तो इसलिए भारतीय लोग समझ जाते हैं कि वास्तव में ऐसा होने वाला। और ये डिक्लेरेशन कब होता है, अगस्त 1917, ठीक है ना, क्योंकि वास्तव में आगे दिया नहीं जाता, लेकिन समझाने के लिए क्या, मूवमेंट रोक दीजिए, हम आगे आपको कुछ देंगे। ऑल्सो नो एज अगस्त डिक्लेरेशन, Mrs. Annie Besant finally dropped her league, but Tilak continued his movement, क्योंकि एनी बेसेंट फिर कांग्रेस के अंदर भी चली जाती है, और आपने देखा है जो कोलकाता सेशन 1978 उसकी प्रेसिडेंट भी बनती है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो एनी बेसेंट जो थी वो उसमें समझ जाती है, अंग्रेजों की चाल में आ जाती हैं वो भी, और तिलक साहब कंटिन्यू करते हैं। इन 1920 ऑल इंडिया होम रूल लीग चेंज इट्स नेम स्वराज्य सभा, क्योंकि तिलक साहब की आगे आगे फिर डेथ हो जाती तो होम रूल मूवमेंट वैसे ही खत्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं होम रूल मूवमेंट की एक शुरुआत थी, एक जो तरीका था, हम देखते कि वास्तव में क्या इफेक्ट उससे पड़ता है, इंपैक्ट ऑफ द होम रूल। तो देखेंगे इंपैक्ट ऑफ होम रूल में क्या था। तिलक एंड बेसेंट इन्फ्यूज द न्यू स्पिरिट एंड लाइफ इन द नेशनल मूवमेंट एंड इंटेंसिफाइड द डिमांड फॉर द ग्रांट फोर्स गवर्नमेंट। एक न्यू स्पिरिट, भारतीयों में एक नया जज्बा, एक नया चैलेंज कि हम भारत को आज़ाद करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, तरीके अलग होना चाहिए हमारे। ये नई चीज़ एनी बेसेंट और तिलक साहब ने लोगों में भर दी थी। द मूवमेंट इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, रिवाइवल ऑफ स्वदेशी स्पिरिट एंड ग्रेजुअल स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट फॉर बियॉन्ड द फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया। इसमें महिला, बच्चे, सब लोगों ने इसमें भाग लिया और स्वदेशी की डिमांड को बहुत बढ़ चढ़कर इन्होंने लोगों के सामने रखा। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इंपैक्ट क्या रहा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो भारतीयों में एक नई जागृति पैदा की। दिस मूवमेंट्स ब्रॉट टुगेदर द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट इन द कांग्रेस। सारे लोग, कोई विरोध नहीं, गरम दल नरम दल के सब इस मूवमेंट का साथ दे रहे थे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द कांग्रेस एंड द लीग प्रेजेंटेड ए कॉमन कैरेक्टर ऑफ डिमांड्स एंड सेल्फ गवर्नमेंट। इसके बाद उनका एक ही था कि जल्दी जल्दी हमें सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्वराज दी जाना चाहिए। इट क्रिएटेड ए जनरेशन ऑफ ardent nationalism who formed the backbone of the national movement, and when under Mahatma leadership he entered truly mass phase। मतलब इन मूवमेंट की शुरुआत से आगे जाके जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स वगैरह, क्योंकि मैं नेक्स्ट लेक्चर यही लाऊंगा, पूरा गांधीयन फेज उसमें बताऊंगा आपको। तो जो नेशनल मूवमेंट की शुरुआत होती है, इन छोटे छोटे मूवमेंट्स हुई थी, जिसकी थीम एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने रखी थी। 20 August 1970, the Secretary of State, Mr. Montagu, announced in the House of Commons that the policy of the British government was to develop self-governing institution in India, which was ethnically revived by the Indians। बहुत जल्दी उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा कि जल्दी से जल्दी हमें सेल्फ गवर्नमेंट दी जाना चाहिए। इसका इफेक्ट हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने आगे जाके उसको बहुत लंबे समय तक टाल दिया था, लेकिन इसके इम्पैक्ट इंपॉर्टेंस थे डियर स्टूडेंट्स। आप सभी बच्चों के लिए, हम जो डिफेंस एस्पिरेंट्स बच्चे हैं उनके लिए ऐसे लेक्चर्स लाते रहेंगे, और हम आगे इन लेक्चरों में आपके लिए पूरे के पूरे मॉडर्न इंडिया को हम कैसे अब यहाँ के बाद आप जो क्वेश्चंस हैं आप खुद बना सकते हो, कर सकते हो कैसे क्वेश्चंस। इस लेक्चर के बाद जो एमसीक्यूज आप सोल्व करिए, मैं एमसीक्यूज की भी सीरीज आपके बीच में लाऊंगा। आप हमें कमेंट कर सकते हो, हमारे जो भी यूट्यूब जो चैनल चल रहा है हमारा FDA इंदौर के नाम से,
उस पर आप कमेंट करिए। इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे डिफेंस एस्पिरेंट हैं उनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्दी मिलेंगे डियर स्टूडेंट, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।